नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी ऐतिहासिक लाल चौक पर राहुल गांधी के नाम की गूंज की। राहुल गांधी के समर्थन में आए पीएम मोदी की जानेंगे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, ओडिशा में कैसे एक रक्षक ही बन गया नेताजी की जान का दुश्मन, बात करेंगे किसानों के प्रदर्शन की, मेघालय में कांग्रेस के खास प्लान की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आधार को पैन से लिंक करने को लेकर सरकार के नए फरमान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हुई आयोजित। तीनों सेनाओं के बैंड ने बजाई 29 शास्त्रीय धुनें। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव का पार्टी में बढ़ाया कद, बनाया राष्ट्रीय महासचिव। स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खान भी बने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। उत्तराखंड के हल्द्वानी बन भूलपुरा रेलवे की जमीन का सर्वे हुआ शुरू। वर्षों पुरानी आबादी को बताया गया अतिक्रमण। अधिकांश मकान अल्पसंख्यक समुदाय के। 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर फंसी मोदी सरकार। विपक्ष ने पूछा सरकार से सवाल। एलआईसी और एसबीआई अडानी समूह में निवेश क्यों रखे हुए हैं जारी। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज का दिन न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि राहुल गांधी के लिए भी काफी खास था। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर आज राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर बहन प्रियंका गांधी के साथ ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। तो कैसे राहुल गांधी के नाम से गूंज उठा लाल चौक, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। कन्याकुमारी से जिस तिरंगे को लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, आज वो लाल चौक पर लहरा रहा है। यात्रा का समापन 30 जनवरी को होना था, लेकिन तय समय से एक दिन पहले ही पूरी हो गई। यात्रा को लेकर राहुल ने कहा कि आज जो माहौल जम्मू कश्मीर में है वैसा ही पूरे देश में है। बीजेपी और आरएसएस सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। बीजेपी और संघ का विजन नफरत भरा है। राहुल ने कहा कि हमारी यात्रा में विराम आया है, ये समाप्त नहीं हुई है, आगे जारी रहेगी। विपक्षी एकता को लेकर राहुल ने कहा विपक्ष बिखरा हुआ है, ये कहना गलत है। विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। हम सबकी लड़ाई एक विचारधारा से है और इस विचारधारा से विपक्ष मिलकर लड़ेगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर भी अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा हम इसकी बहाली चाहते हैं। बीजेपी का कहना था कि 370 के हटने के बाद यहां सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई है, लेकिन यहां लोगों में डर का माहौल है। अगर सब कुछ ठीक है तो अमित शाह जम्मू से श्रीनगर तक पदयात्रा करके दिखाएं। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि चीन पर सरकार का रवैया हैरान करने वाला है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन पीएम मोदी इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस में एक नई जान फूंक दी है, तो वहीं राहुल गांधी की नई छवि ने भी देश का दिल जीत लिया है। शायद यही वजह है कि अब पीएम मोदी ने भी एक बयान देकर राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है। अपने इस बयान में पीएम मोदी भाईचारे का संदेश देते नजर आ रहे हैं। 17 जनवरी को दिल्ली में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने अपने नेताओं को मुस्लिम समाज के खिलाफ बयानबाजी करने पर फटकार लगाई थी। साथ ही हिदायत दी थी कि सभी नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समाज के लोगों के बीच जाकर बीजेपी की योजनाओं को साझा करें। और अब एक बार फिर पीएम मोदी ने देश में विभाजनकारी शक्तियों के खिलाफ देश को एकजुट रहने की सलाह दी है। आपको बता दें कि एनसीसी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एकता का मंत्र ही भारत को महान बनाने का एकमात्र तरीका है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आजाद भारत में पल पल देश के लिए जीने का रास्ता ही हमें दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकालकर माँ भारती की संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही हैं। लाख कोशिशें हो जाएं, माँ के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। अब पीएम मोदी के इस बयान की तुलना राहुल गांधी के बयानों से की जा रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये लगातार कहते रहे हैं कि देश को तोड़ा जा रहा है, देश में नफरत फैलाई जा रही है, देश को इन विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट होना होगा। यही बातें अब पीएम मोदी भी करने लगे हैं। पीएम का ये बयान गोधरा कांड के बाद 2002 में हुए गुजरात मामले पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर हो रहे विवाद के बीच आया है। इसे केंद्र सरकार ने देश में प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि कई शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन को लेकर हंगामा किया है, जिस पर विवाद पैदा हो गया है। राहुल गांधी के नक्शे कदम पर पीएम मोदी चलते नजर आ रहे हैं। अब ये राहुल गांधी का डर है या फिर पीएम मोदी की नई रणनीति, ये कहना मुश्किल है। मुश्किल में तो पीएम मोदी भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2002 के गोधरा मामले पर बनाई गई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर
मोदी सरकार ने बैन लगा दिया है। ये डॉक्यूमेंट्री 2 पार्ट में बनाई गई है और दोनों ही पार्ट जारी किए जा चुके हैं। मोदी सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया तो इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हैदराबाद जामिया जेएनयू ड्यू के बाद अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। छात्र डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध का आदेश मानने को तैयार नहीं है तो दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने भी मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया है। इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाला बताया है। इस बीच डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है। एमएल शर्मा ने मोदी सरकार के फैसले को चुनौती दी। अपनी याचिका में शर्मा ने सवाल किया है कि क्या जनता को गुजरात की घटना को देखने या पढ़ने का अधिकार नहीं है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक है। इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) और 2 के तहत उसका मौलिक अधिकार है? क्या संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किए बिना केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन प्रावधानों को लागू किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाया गया है उसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है। सभी रिकॉर्डेड तथ्य हैं। इस आधार पर कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर क्या फैसला करता है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने पहले ही मोदी सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस मामले से मोदी सरकार बैकफुट पर आ सकती है। और अब बात उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री की। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नाबा दास की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें एक पुलिस कर्मी ने निशाना बनाया। नाबा दास एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां उन पर गोली चलाई गई। उन्हें भुवनेश्वर लाया गया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नाबा दास की जान लेने की कोशिश हुई है। एएसआई गोपाल दास ने काफी नजदीक से नाबा दास पर 4 से 5 गोलियां चलाई। स्वास्थ्य मंत्री की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। उन्हें एयरलिफ्ट कर भुवनेश्वर लाया गया है। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नाबा दास झारसुगुड़ा जिले के ब्रिज राजनगर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। दोपहर करीब 12:30 बजे गांधी चौक के पास नाबा दास जब अपनी गाड़ी से बाहर निकले तभी एएसआई गोपाल दास उनके करीब पहुंचा और उन्हें निशाना बनाकर गोलियां चला दी। गोपाल दास गांधी चौक पुलिस चौकी पर ही तैनात था। उसे तुरंत ही पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद नाबा दास को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। माना जा रहा है कि नाबा दास को निशाना बनाने की योजना पहले ही तैयार कर ली गई थी, क्योंकि मंत्री को काफी करीब से निशाना बनाया गया है। इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि नाबा दास को पुलिस सुरक्षा भी दी गई थी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि इस घटना से मैं स्तब्ध हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री नाबा दास के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। नाबा दास पहले कांग्रेस में थे। 2009 में वो कांग्रेस के टिकट पर झारसुगुड़ा सीट से जीते। 2014 में भी उन्होंने ये सीट कांग्रेस के लिए बरकरार रखी। 2019 में वो तीसरी बार विधायक चुने गए, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। नवीन पटनायक ने नाबा दास को अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया। नाबा दास का झारसुगुड़ा जिले में काफी प्रभाव माना जाता है। ओडिशा में 1 साल बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उन्हें निशाना बनाए जाने की घटना से राज्य में उथल-पुथल मच गई है। नाबा दास पर क्यों चलाई गई गोली, इसकी जांच जारी है। इधर किसानों ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल तेज कर दिया है। देश में एक बार फिर से किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है। किसान मार्च में दिल्ली कूच की तैयारी में है। किसानों के तेवर केंद्र और राज्य सरकारों को लेकर सख्त हैं। पंजाब और यूपी में किसानों का धरना भी शुरू हो गया है। कहां दिया किसानों ने धरना, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस ठंड में किसान खुले आसमान के नीचे धरना देने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में किसानों का साल भर धरना चला, 750 किसानों की जान चली गई। हरियाणा पंजाब के किसानों को मुआवजा मिला, लेकिन यूपी के किसानों को नहीं दिया गया। यूपी के किसानों की क्या गलती थी, उन्हें भी मुआवजा चाहिए। इसके साथ ही टिकैत ने गन्ने का भाव बढ़ाने की मांग भी की। टिकैत ने कहा कि किसान सरकार से बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं और जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी किसान धरने से नहीं उठेंगे। तो दूसरी ओर पंजाब में भी आज किसानों ने प्रदर्शन किया। लंबे समय से पंजाब के डीसी कार्यालयों और टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करने के बाद किसानों ने 12 जिलों में 15 जगहों पर ट्रेनें रोक दी हैं। अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना, कपूरथला सहित कई जिलों में किसानों ने प्रदर्शन किया।
किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि किसानों की बातें सुनने के लिए न राज्य सरकार के पास समय है और न ही केंद्र सरकार के पास। हमने पहले टोल प्लाजा फ्री कराए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो अब ट्रेनें रोकने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लिखित आश्वासन के बाद भी एमएसपी पर कानून नहीं बनाया, किसानों पर दर्ज मामले भी वापस नहीं लिए गए। उन्होंने कहा कि हम लोग मांग कर रहे थे कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त किया जाए, लेकिन हमारी मांग नहीं मानी गई और अब उसका बेटा आशीष मिश्र भी जमानत पर बाहर आ चुका है। किसानों के हल्ला बोल से मोदी सरकार मुश्किल में आ सकती है। मुश्किलें तो मेघालय में भी कांग्रेस ने बीजेपी की बढ़ा रखी हैं। कांग्रेस ने 27 फरवरी को होने वाले मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने बची हुई 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो वहीं मेघालय के लिए कांग्रेस ने एक खास प्लान बनाया है जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मेघालय में 27 फरवरी को मतदान है, जबकि 2 मार्च को मतगणना होगी। मेघालय विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को खत्म हो रहा है। मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दल भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। आज मेघालय को लेकर कांग्रेस ने अपने 5 उम्मीदवारों की दूसरी और फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवार झनिका आरबियांग कम खार, चिरेंग पीटर आर मारक, डॉक्टर 12 मारक और कार्ला आर संगबा को टिकट दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने 60 सदस्यीय मेघालय विधानसभा सीट के लिए 25 जनवरी को 55 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। मेघालय में मतदान 27 फरवरी को होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 फरवरी है। मतगणना 2 मार्च को होगी। इस बार मेघालय में कांग्रेस ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। मेघालय कांग्रेस के अध्यक्ष विंसेंट एच पाला ने कहा कि हमारे 80% उम्मीदवार नए चेहरों के साथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस मतदाताओं के घरों का दौरा करने और मतदाताओं से जुड़ने के लिए स्थानीय स्तर पर छोटी रैलियां आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि मतदाता अपने उम्मीदवारों के बारे में जान सके। विंसेंट एच पाला ने आगे कहा कि हमारे पास स्टार प्रचारक नहीं होंगे और कोई बड़ी राजनीतिक रैली नहीं होगी। इसके बजाय हम राज्य की राजनीतिक गतिशीलता में जो सबसे ज्यादा अच्छा है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे अपनाएंगे। मेघालय के लोग अपने उम्मीदवारों को उनकी पार्टी से जुड़े होने से ज्यादा जानना पसंद करते हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये प्लान कितना कामयाब होता है। और बुलेटिन के आखिर में बात आधार को लेकर सरकार के नए फरमान की। आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही है। बावजूद इसके सरकार ने इसे लेकर नियम काफी सख्त कर दिए हैं। जी हां, इनकम टैक्स विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर किसी ने 31 मार्च 2023 तक अपने आधार और पैन को आपस में लिंक नहीं कराया तो उसका पैन इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को इस कदर जरूरी बना दिया है कि दूसरे दस्तावेज भी इसके बिना बेकार हो जाएंगे। इनकम टैक्स 1961 के अनुसार पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा नया पैन कार्ड बनवाने पर भी बैन लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने के बाद पैन कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बंद हो चुके पैन का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट के रूप में करने पर जुर्माना भी लग सकता है। इनकम टैक्स की धारा 272B के तहत आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए 31 मार्च 2023 तक 1,000 रुपए का फाइन देकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 30 जून के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1,000 रुपए का लेट फाइन तय किया है। बिना लेट फाइन के आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएंगे। हालांकि इस एक्ट के मुताबिक कुछ लोगों को छूट भी दी गई है। असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय में रहने वाले नागरिकों को पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी नहीं है। इसके अलावा जिसकी उम्र 80 साल से अधिक है उसे भी ऐसा करना जरूरी नहीं है। यानी फाइन देने के बाद इसे लिंक करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया है तो पैन भी बेकार हो जाएगा, साथ ही जरूरी काम भी रुक जाएंगे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।